हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं उस महान व्यक्तित्व की, उस महान नेता की, राजनेता की, जिसके कहीं जाने मात्र से वहां एक जनसैलाब उमड़ जाता है। वो जहां पे जाता है उसके पीछे लोगों का जनसमूह इस प्रकार से आता है मानो जैसे समुद्र में ज्वार उठ रहा हो। वो अपने देश में ही नहीं पॉपुलर बल्कि विदेशों में भी उतनी ही पॉपुलैरिटी को लोगों के दिलों में राज कर रहा राजनेता है, जिसका नाम माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो अपने व्यक्तित्व को इतना निखार लिए हैं कि उनका परिचय उनका सिर्फ मोदी नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। मोदी के नाम से लोग बच्चे उनको जानते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी जानते हैं, छोटे बच्चे भी उनको पहचानते हैं, उनके समर्थन में खड़े रहते हैं। तो कुछ न कुछ तो बात है उनमें जो इतना लोगों का प्यार मिल रहा है। सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मैं मित्रों एक ही चीज कहना चाहता हूं, कोई सफलता एक रात में नहीं मिलती है। उस सफलता को पाने के लिए न जाने कितनी रातें, न जाने कितने दिनों की तपस्या उसके पीछे होती है, तब जाकर के वो रात, वो दिन होता है कि इस दिन इनको सफलता मिली। सफलता पाने के लिए न जाने कितनी रातें उनको जागनी पड़ती है, न जाने कितने दिनों उनको तपस्या करनी पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी भी हैं, जो अपने जीवन के विगत कई वर्ष इस जीवन को समर्पण किए हैं, देश के लिए समर्पित किए हैं, इस राष्ट्र के लिए। और उनका आज मैं एक छोटा सा उन पर वीडियो बना रहा हूं, छोटी सी सूचना मैं आप तक शेयर करता हूं। यदि आपको लगे कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं तो आप मुझे मेरा विरोध भी कर सकते हैं, मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। लेकिन आज मैं ये चूंकि हर गली चौराहे पे या कहीं बैठो तो वहां कुछ लोग पक्षधर होते हैं तो कुछ लोग विरोधक होते हैं, तो वहीं से मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि मुझे भी इनके बारे में सर्च करनी चाहिए। क्या कहां तक, किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक ये कमियां हैं। तो मैं जो पाया, मैं ये देखा कि ये इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया है। न घर, न परिवार, न बीवी, न बच्चे, सिर्फ किसके लिए मर रहे हैं? सिर्फ देश के लिए, देश की आन के लिए, देश की बान के लिए, देश के सम्मान के लिए। क्योंकि आप सभी देखते होंगे, आप आज के जमाने में सबके पास मोबाइल है, सबके पास टीवी है, आप सब देखते होंगे किस जोशो खरोश के साथ मोदी जी का हर जगह स्वागत हो रहा है। अगर ईमानदारी से आप किसी मजहब या किसी पार्टी का नकाब उतार करके अपने चेहरे से देखें, अपनी आंखों से वो चश्मा उतार करके देखें, तो मुझे नहीं लगता है मोदी जी में आपको कहीं कमियां दिखेंगी। क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, स्वतः अपने लिए वो कुछ भी नहीं करते दिख रहे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है मैं जो सोच रहा हूं वो गलत भी हो, लेकिन मेरे नजरों में वो बहुत बेहतरीन राजनेता है। क्योंकि वो जो भी किए हैं आज तक देश के लिए समर्पित हैं। छोटी सी बाल्यावस्था में जब पैदा होते, मैं स्टार्ट करता हूं उनकी कहानी। जब वो 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए, आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जिनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी माता अभी अभी जिनका देहांत हुआ है, आप सभी जानते हैं, हीरा बेन जिनका नाम था। और अपनी माता से वो बहुत मोहब्बत किया करते थे और जब उनको समय मिलता था तो अपनी माता से मिलने देश सेवा के बाद भी जाया करते थे और माता से मिला करते थे। उनकी शादी हुई थी यशोदा बेन से, जिनका साथ बहुत दिनों तक नहीं चला और जो भी कारण रहा हो, कारण का मुझे तो खैर पता नहीं, लेकिन उन दोनों में दूरियां बनी और देश सेवा के लिए वो निकल पड़े। और बात अब करते हैं कि वो जब छोटे से थे तो पढ़ने में, जैसा कि मुझे मिला है कि पढ़ने में औसत छात्र थे, लेकिन उनकी भाषण देने की शैली, उनको वो देश को संबोधित करने की शैली, कुछ लेखन शैली जो उनकी थी वो बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी। यही कारण है कि वह जब अपना बचपन में स्कूलिंग किए तो भगवताचार्य नारायणाचार्य एक स्कूल था, वहां से अपनी स्कूलिंग किए। उसके बाद आगे बढ़ते गए और उनके घर की स्थिति बहुत मजबूत न हो पाने के कारण वो अपने, जैसा कि वो कई वीडियो में अपने से खुद कहे हैं और कई YouTube या Google साइटों पे आप देखें तो वहां भी मिलता है कि इनका जो जीवन था वो
गरीबी में बीता, इसलिए अपने पिता की मदद करने के लिए ये चाय स्टॉल पे काम किया करते थे और चाय रेलवे स्टेशनों पे बेचा करते थे। और चाय से लेकर के, एक चाय वाले से लेकर के सफर को ये एक देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी तक का सफर तय किए हैं। लेकिन उसके पीछे की इनकी कहानी हम बताते हैं, ये कितना सहज और कैसे सरल हो पाया। मित्रों, इतना सरल नहीं है कह देना कि ये देश में लोगों को भ्रामक बना करके, मूर्ख बना करके देश की कुर्सी लिए हैं। इनके पीछे कितनी बड़ी कहानी है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 1962 का जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस समय भी इनका सिलसिला चल रहा था। देश सेवा किया करते थे और अपने परिवार की सेवा किया करते थे। पेट पूजा के लिए ये चाय उस समय बेचा करते थे। और लेकिन ये बताते हैं कि उनमें वो जज्बा था कि उस समय अगर कोई सैनिक इनको दिख जाता था तो उसके लिए फ्री में चाय पिलाया करते थे। उसके बाद 1965 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। फिर चल करके आगे बात चलती है 1967 में इन्होंने देश प्रेम में इतने निरत हो गए कि आरएसएस को ज्वाइन कर लेते हैं, संघ को ज्वाइन कर लेते हैं और उसी के आसपास इनकी शादी भी हीराबेन से हो जाती है। लेकिन शादी बहुत दिनों तक चलती नहीं, इनका साथ बहुत दिनों तक नहीं चलता है। और मित्रों, वो उस समय 1967 में ये संघ के कुछ टाइम के लिए प्रचारक हुआ करते थे, कह सकते हैं पूरा समय नहीं देते थे। लेकिन इनका संघ के प्रति इतना मोह बढ़ा कि 1970 आते आते 1971 में ये जाकर के पूर्ण सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और सुबह 5 बजे से लेकर के देर रात तक ये उस संघ की सेवा करते, उस संघ के विचारों का प्रचारक हो गए। विचारों की चर्चा दूसरे जगहों पे करते, उसका प्रचार करते, प्रसार करते, संघ को मजबूत करने के लिए अपना जीवन ही निछावर कर दिए। और बात आगे आती है मित्रों, जब 1975 में इनको गुजरात में लोक संघ समिति का महासचिव बनाया गया और उस समय इंदिरा जी द्वारा आपातकाल लगाया गया था और आरएसएस पे पाबंदी लगा दी गई थी कि ये किसी प्रकार का अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। उस समय मोदी जी को अंडरग्राउंड होना पड़ा और कह सकते हैं रूप बदल के, वेश बदल करके, चूंकि संघ में थे, संघ को बढ़ाना इनका एक नैतिक मूल्य बन चुका था, एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। इसलिए मित्रों ये क्या करते हैं, संघ को बढ़ाने के लिए अपने रूप और वेश को बदल करके, पर्चे लिख करके संघ की बातों को प्रसारित और प्रचारित करते रहे। आगे बात आती है 1978 की, तो आरएसएस की ये संभाग प्रचारक गुजरात के बने और सूरत गुजरात में ये क्या किए, संघ का प्रचार करते, इसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया और संघ को आगे बढ़ाने में अपनी जितनी ऊर्जा थी, जितनी इनके पास शक्ति थी, उस शक्ति के हिसाब से बहुत मेहनत की है। और इसी मेहनत को देखते हुए संघ इनके साथ दिनों दिन इनके पद में पदोन्नत करता चला गया। और बात आती है 1979 की, तो 1979 में इनको दिल्ली बुला लिया जाता है और ये दिल्ली में उस आपातकाल जो हुआ था 1975, उस पर इनको शोध करने के लिए और उन पे लेखन करने का कार्य दिया गया। संघ के प्रचार प्रसार के साथ साथ ये लेखन और शोध करते रहे। उसके बाद 1980 में इनको गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में उपाधि मिलती है। राजनीति विज्ञान में ये परास्नातक की उपाधि धारण करते हैं, अर्थात ये एमए कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 1985 में ये आरएसएस के द्वारा बीजेपी को सौंप दिए जाते हैं। पहले ये आरएसएस के ही सदस्य हुआ करते थे, लेकिन आरएसएस इनको बीजेपी को दे देती है और बीजेपी के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और 1986 में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं बीजेपी का हर जगहों पे, खास तौर से गुजरात में बीजेपी को बढ़ाने में अपनी पूर्ण निष्ठा और पूर्ण तन्मयता को दिखाते हैं। इसीलिए इनको अब बीजेपी में भी इनका एक मुखर चेहरा दिखने लगा, प्रखर चेहरा, स्पष्ट वक्ता के रूप में ये बीजेपी में भी दिखने लगे। और आगे चल करके मित्रों 1988 और 89 में इनको बीजेपी के गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। अब देखिए, इनको गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया क्योंकि 1987 में वहां जो नगर पालिका का चुनाव हुआ था उसमें इनके अथक प्रयासों से बहुत बढ़त मिली बीजेपी को। जो बीजेपी वहां अपने पहचान को नहीं बना पाई थी, अपने साख को मजबूत नहीं कर पाई थे, इनके ज्वाइन करने पर, इनके अथक प्रयास से, इनके भाषण शैली से, इनके लोगों को आत्ममुग्धता के
कारण लोग इनकी तरफ झुके और इन्होंने नगर पालिका में अपनी पार्टी बीजेपी को बहुत बढ़त दिलाई और इसी कारण 88-89 में इनको गुजरात इकाई का महासचिव बना दिया जाता है। और 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या अपनी रथ यात्रा निकालते हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़ चढ़ के योगदान करते हैं। उसके संपूर्ण यात्रा को एक बेहतरीन संचालन करते हैं और बेहतरीन मैनेजमेंट व्यवस्था उसकी करते हैं। उसको देखते हुए लाल कृष्ण आडवाणी के भी हृदय में ये अपना एक अलग स्थान बना लेते हैं और जनता में ये एक जनप्रिय नेता होते गए। इनका कद बढ़ता गया, इनका कद धीरे धीरे उठता गया। और जब आगे बढ़ते हैं तो 1991 में मुरली मनोहर जोशी द्वारा एकता यात्रा का शुभारंभ किया गया मित्रों, और उसमें भी मोदी जी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करते हैं और इस यात्रा को भी सफल बनाने में सफल हो जाते हैं, जिससे ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के भी दिल को जीत लेते हैं और जन समुदाय में अपने अस्तित्व को और बढ़ाने में मजबूती पाते हैं। और आगे चलती है, बात आती है मित्रों 1995 की। तो 1995 में ये राष्ट्रीय सचिव, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में सुशोभित होते हैं, उस पद को सुशोभित करते हैं और गुजरात में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। चूंकि गुजरात में उस समय बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। उस समय मुख्य रूप से दो नेता हुआ करते थे, शंकर लाल बघेला और केशुभाई पटेल। तो शंकर लाल बघेला से इनकी थोड़ी बात बहस हो जाती है, जिनके कारण शंकर लाल बघेला उस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और केशुभाई पटेल इनके अथक प्रयास से और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से वहां इनकी पार्टी विजयी होती है, बहुमत से वहां सरकार बनाती है और केशुभाई पटेल को वहां का सीएम बना दिया जाता है। इस विवाद को देखते हुए इनको केंद्र में बुला लिया जाता है। उसके बाद बात आगे बढ़ती है मित्रों और ये 1998 में बीजेपी के महासचिव बन जाते हैं और आगे बात चलती है 2001 में जब पहुंचते हैं तो होता क्या है मित्रों कि उस समय जो गुजरात के वर्तमान सीएम थे केशुभाई पटेल, उनकी तबीयत नासीज हो जा रही थी, वो कमजोर होते जा रहे थे, इसलिए वो पद किसी न किसी को देना था। लेकिन उस समय गुजरात में एक लोकप्रिय नेता और एक कह सकते हैं कि उभरता चेहरा देख करके पार्टी ने इन पर विश्वास किया और 7 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल की जगह इनको क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को वहां का सीएम नियुक्त किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि सीएम के लिए एक क्राइटेरिया होती है कि उसको किसी न किसी सदन, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य 6 महीने के अंदर बनना पड़ता है, जबकि वहां विधानसभा तो विधान परिषद है नहीं, इसलिए विधानसभा का ही चुनाव उनको लड़ करके जीतना था। और चुनाव होता है 24 फरवरी 2022 को, चुनाव का राजकोट में उपचुनाव होता है, वहां का परिणाम आता है और मोदी जी वहां जो कांग्रेस के एक नेता थे, कांग्रेस के नेता अश्विनी मेहता को लगभग 14,000 कुछ वोटों से हरा करके वहां विजयी होते हैं और वो क्या करते हैं कि वहां मुख्यमंत्री बनने के योग्य हो जाते हैं। जो मुख्यमंत्री तो पहले बने ही थे लेकिन उनकी सदस्यता बरकरार रहे। लेकिन इनके साथ एक ट्रेजेडी होती है। तो होता क्या है मित्रों कि 24 फरवरी 2002 को ये चुनाव जीतते हैं वहां से, राजकोट से, और 3 दिन ही बाद 27 फरवरी 2002 को वहां गोधरा रेलवे स्टेशन पे एक कांड हो जाता है जिसको गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है मित्रों। होता क्या है, साबरमती ट्रेन जा रही होती है, उसके जो कंपार्टमेंट S6 होता है उसमें आग लगा दी जाती है या लग जाती है। ये होता है सिलसिला हुआ। उसमें होता क्या है कि 59 लोग जिंदा जल जाते हैं और फिर वहीं से सांप्रदायिक हिंसा उभर के आगे आती है और सांप्रदायिक हिंसा इतनी आगे आ जाती है मित्रों कि 28 फरवरी, एक ही दिन बाद 28 फरवरी गुजरात के कई शहरों में ये आग भड़क जाती है और वहां सांप्रदायिक दंगा एक विशाल रूप धारण कर लेता है, जिसमें लगभग 1200 से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं और बहुत सारे माताओं के गोद खाली हो जाते हैं, बहुत सारी बहनों को सिंदूर उजड़ जाते हैं, बहुत सारे नौनिहाल बच्चों की जानें चली जाती हैं उस दंगा में। और होता क्या है मित्रों, इस दंगे का पूरा दारोमदार उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर लगाया जाता है कि इनके सरकार में ऐसा गुजरात में हुआ, इसलिए ये ही जिम्मेदार है।
और ऐसा होता भी है कि जो मुखिया होता है उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है और ये जिम्मेदारी इन पर आती है। और होता क्या है मित्रों कि ये जिम्मेदारी अब इन पर आ जाती है। ये जो विरोधी पार्टियां थी, विरोधी पार्टियां ये विरोध करने लगते हैं, इनके इस्तीफे की मांग करने लगती हैं, लेकिन ये इस्तीफा तो नहीं देते हैं मित्रों। होता क्या है, आगे चल करके बातें आगे बढ़ती हैं और सुप्रीम कोर्ट जो अपने देश का सर्वोच्च न्यायालय है वह एक टीम गठित करता है उस गोधरा कांड की जांच के लिए। और गोधरा कांड की जांच होती है, निष्पक्ष जांच होती है और उसके बाद मित्रों निष्पक्ष जांच होने के बाद उसका रिजल्ट जो आता है, उसका जो परिणाम आता है, कह सकते हैं फैसला जो आता है, आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो आता है 2010 में। उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी देश में, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नरेंद्र मोदी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पूर्ण रूप में उनको क्लीन चिट मिलती है। अगर मित्रों वहां नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हुआ करते, अगर होते तो निश्चित ही ये सरकार विरोधी सरकार थी, कांग्रेस के सरकार में ये निर्णय आया था। जैसा कि आज कहा जाता है कि सभी पुलिस वाले, सभी कोर्ट, सभी कचहरियां वो सरकार की गुलाम हो चुकी हैं। तो उस समय अगर विरोधी सरकार थी तो वो अगर सही नहीं गलत हुआ होते तो उन पर ये आक्षेप जो लगाया गया था वो निर्दाग कैसे हो जाते। इससे ये सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी जी बेहतरीन राजनेता हैं और वहां से उनको क्लीन चिट मिलती है। और आगे सिलसिला अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं 2001 के बाद 2002 में। और दिसंबर 2002 में वो मणिपुर से विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में उन्होंने एक बहुत अंतर के साथ अपने एक नरेंद्र कुमार के जो विपक्षी विरोधी नेता थे उनको हरा करके, मात दे करके पुनः दूसरी बार वो सीएम की कुर्सी पे विराजमान होते हैं और वो सिलसिला आगे बढ़ता चलता है मित्रों। और 23 दिसंबर 2002 को वो शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद आगे बात आती है दिसंबर 2007 की। तो दिसंबर 2007 में पुनः एक बार वो क्या करते हैं, अपने गुजरात राज्य में एक बेहतरीन कार्य करने के बाद पुनः तीसरी बार वो क्या होते हैं, सीएम बनते हैं, सीएम की शपथ लेते हैं मित्रों। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और 2012 में भी साथ में, उसके बाद 2012 में पुनः चुनाव होता है और लगभग 34,000 वोटों के साथ उन्होंने अपने एक विरोधी पार्टी की नेता श्वेता संजीव को मत देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और चौथी बार मित्रों वो वहां गुजरात स्टेट के, गुजरात जैसे बड़े स्टेट के वो सीएम बनते हैं। इतने लोकप्रिय नेता हो गए थे कि हर व्यक्ति के जहन में उनका नाम रहता था, हर व्यक्ति के जहन में उनका प्रेम दिखता था। इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार, वो भी लगातार चार बार गुजरात जैसे सूबे के चार बार सीएम होते हैं। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता मित्रों, ये सिलसिला आगे बढ़ता है और बात आती है 2014 की। और 2014 में इनको केंद्र में बुलाया जाता है। इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, इनके भाषण शैली को देखते हुए, इनकी लोगों के प्रति समर्पण को देखते हुए, देश के प्रति समर्पण को देखते हुए कि ऐसा सीएम जो अपने पूरे कार्यकाल में अपने एंजॉय के लिए, अपने फुल मस्ती के लिए एक भी छुट्टी नहीं लेता है, वो देश से बाहर कभी इसलिए नहीं जाता कि मुझे पिकनिक मनाने के लिए जाना है, मुझे परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाना है, अगर विदेश भी जाना है तो मुझे देश कार्य के लिए, देश हित के लिए जाना है मित्रों। इसलिए मैं कहता हूं, मैं किसी पार्टी का विरोधी और किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो मुझे अच्छाइयां लग रही हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर मुझ में गलती दिख रही हो आप लोग तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करूंगा। लेकिन मेरे नजरिया से नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बेहतरीन राजनेता के रूप में आए हैं और बेहतरीन राजनेता हैं। और आगे बात आती है 2014 की मित्रों। 2014 में इनके नाम पे कह सकते हैं, इनका नाम आगे कर करके चुनाव लड़ा जाता है और पीएम के रूप में इनका चेहरा सामने आता है और ये बेहतरीन प्रगति करते हैं और देश में एक संपूर्ण समर्थन वाली सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और देश के पहले कह सकते हैं कि आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले पीएम के रूप में ये भारत के
पीएम के रूप में वहां पद का शपथ लेते हैं, पद को ग्रहण करते हैं और देश की राजनीति को, देश की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में अपने इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार देश को आगे बढ़ाने में मजबूती से कार्य करने लगते हैं मित्रों। और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और चल करके जब सिलसिला 2019 की बात आती है, पुनः ये चुनाव में वहां सक्रिय राजनीति में अपनी सक्रियता को दिखाते हैं और 2019 में भी ये बेजोड़ कह सकते हैं पूर्ण समर्थन के साथ एक बार पुनः सत्ता में वापसी करते हैं और 2019 में ये फिर से वह अपनी सरकार बनाते हैं और लगातार दूसरी बार ये पूर्ण समर्थन वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और इस प्रकार से मित्रों ये देश के लिए बहुत बेहतरीन राजनेता हैं जिनकी पॉपुलैरिटी, जिनकी लोकप्रियता सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में है। अगर देखिए मित्रों, किसी पार्टी के आप प्रचारक मत बनिए, अगर इनमें देखिए, आज मैं सिर्फ इनकी अच्छाइयों की चर्चा किया हूं, सिर्फ इनकी अच्छाइयां बताऊं। किसी दिन मैं किसी वीडियो में आऊंगा और अगर मुझे लगेगा कि इनमें कुछ कमियां भी हैं तो उसको भी मैं आपके सामने उजागर करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मित्रों ये कई प्रकार की योजनाएं भी लागू की है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिससे किसानों को हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने 2000 रुपए मिल रहे हैं, उनका भरण पोषण हो रहा है। बीमा योजना, अटल पेंशन बीमा योजना, बहुत बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तमाम प्रकार की ये योजनाएं इनकी जो है और जो कह सकते हैं कि ये बीमा योजना, कई प्रकार की योजनाएं लाए, जनधन योजना लाए, उज्ज्वला योजना लाए, कि जो महिलाओं को कुल मिला के इनकी ये है कि जो भारत देश में स्थिति, महिलाओं की दबी कुचली स्थिति है, उसको ऊपर उभारा जाए और महिलाएं भी आगे राजनीति में सक्रिय हों, घर में सक्रिय हों और उनका भी मान सम्मान बढ़ाए महिलाओं के प्रति। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि ये गरीब से गरीब, चूंकि गरीबी झेले इसलिए गरीबों की स्थिति को समझते हैं। ये जो यहाँ के अपने देश के सफाई कर्मी हैं, उनके साथ बैठने में इनको किसी प्रकार का ही झिझक नहीं होता। वो सिर्फ चुनाव प्रचार में नहीं उनके साथ बैठते, बल्कि जब भी इनको मौका मिलता है उनके साथ बैठते, सफाई कर्मियों के साथ कुर्सी पे नहीं नीचे बैठते हैं, उसके बाद उनके साथ भोजन कर लेते हैं, उसके बाद उनका पैर धुल देते हैं। ये देखिए इनके अंदर ये अलग प्रकार की एक क्षमता है, एक प्रतिभा है, एक अलग प्रकार का इनके अंदर मन भावक मोहिनी कह सकते हैं कि ये जनता को मोहने में एक सफल साकार राजनेता है मित्रों। इस प्रकार से इनकी जीवन शैली रही है और ये एक शुद्ध शाकाहारी राजनेता है। किसी प्रकार के ये अलग प्रकार के भोजन नहीं किया करते। ये अपने हिंदू देवी देवताओं में बहुत आस्था रखते हैं। आप अक्सर देखते होंगे ये अपने मंदिरों में जाया करते हैं पूजन भजन करने के लिए। उसके बावजूद भी जब जब इनको लगा है कि अगर देश कार्य में, जैसे गुजरात में ये सीएम रहा करते थे, उस समय कुछ मंदिर ऐसे पड़े कि जो रास्ते में पड़ रहे थे, उनको हटाना मजबूरी थी, अगर नहीं हटाते तो रोड नहीं बनती, उसके लिए भी ये आदेश जारी करते हैं और उस मंदिरों को हटवा देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्जिदों की बातें करते हैं, सिर्फ अन्य धर्म की बातें करते हैं, ये सब धर्मों के लिए समान नियम का बात करते हैं और अगर उससे उसका नुकसान है तो उसको हटवाए। जबकि इनको तमाम हिंदू धर्म जो संस्थाएं हैं, संघ, उनकी दंश को भी झेलना पड़ा, विरोध को भी झेलना पड़ा, लेकिन अपने राह पे ये चलते गए और आपने एक कह सकते हैं लगभग इस समय 50 में पैदा हुए 23 चल रहा है मित्रों। तो इस समय जो अपना 73 साल का ये कैरियर पूरा कर रहे हैं वो सिर्फ देश सेवा में किए हैं। ऐसा कोई समय नहीं जब इनका बचपना था और जब जवानी थी तो ये देश सेवा में लगे हुए थे। क्या बुढ़ाई में ये अपने लिए सोचेंगे, क्या खाक सोचेंगे? ये देश के लिए मरने वाले राजनेता हैं और जो आज भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये देश के लिए मर रहे हैं, वो शायद कभी कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप एक सच्चे भारतीय नागरिक बनिए, अपने से खुद का एनालिसिस कीजिए, खोज कीजिए, सर्च कीजिए। अगर आपको लगे इनमें कमियां हैं तो कमियां बताइए, अगर अच्छाइयां लगे तो अच्छाइयां बताइए। मैं इसी के साथ आप सभी से इस वीडियो से विदा लेता हूं और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपसे वादा करता हूं कि अगर मुझे इनमें कुछ कमियां भी दिखेंगे उसको भी मैं उजागर करने के लिए आपके सामने वीडियो लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को राम राम, जय श्री राम। सभी मित्रों को शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत।